हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। क्वांटम पढ़ रहे थे हम। आज हम क्वांटम की जो थ्योरी है वो कंप्लीट कर लेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले दे रहेगा हर्मिशियन ऑपरेटर। देखिए इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने हैं या हो सकता है रेयर क्वेश्चन बने ही ना हो, लेकिन ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। एक हिंट मैं आपको देता हूँ, हर्मिशियन कंडीशन जितने भी आपके फिजिकल ऑपरेटर है जिसकी फिजिकल क्वांटिटी होती है वो सारे के सारे हर्मिशियन ऑपरेटर होते हैं। जैसे एनर्जी है, मोमेंटम है, पोजीशन है, वो सारे के सारे हर्मिशियन ऑपरेटर होते हैं। मतलब जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका अगर कोई ऑपरेटर होगा तो वो हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन आपको याद रखनी है बस। इंटीग्रेशन साई वन स्टार ए साई टू डी टॉ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए साई स्टार साई टू डी टॉ। ये आपको ध्यान रखना है, ये एक तरह से आपको रटनी है या आप कह सकते हैं इसको याद करनी है आपको, ठीक है। हालांकि पूछा नहीं गया है क्योंकि यहाँ पर कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता। वो ज़्यादा ये कर सकता है, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि निम्न में से सही समीकरण होगा या सही इक्वेशन होगी और वो इसमें कुछ चेंजेस कर दे, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनते हैं इस पे एग्जाम पे। अब इस पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, वो पूछेगा कि ये ऑपरेट, देखिए जब हम आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू की बात करेंगे तो वहाँ तीन चीज होगी। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये हमें इक्वेशन लिख रखी है ए साई इक्वल्स टू लैम्डा साई। अब ये अलग अलग बुक में अलग अलग फॉर्म में लिखा हुआ हो सकता है। ए का मतलब ऑपरेटर की बात हो रही है, साई का मतलब फंक्शन है, और लैम्डा की जगह कोई सा भी आप नोटेशन काम में ले सकते थे, कांस्टेंट है। अब यहाँ पर आइगन फंक्शन आइगन वैल्यू की कंडीशन क्या होती है ये आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम में यही पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्या है? ऑपरेटर है। ये सिंपल अगर मैं कहूँ क्या है? ऑपरेटर है। ये क्या है? फंक्शन है। ये क्या है? फंक्शन है। अब यहाँ पर एक फंक्शन पे आप एक ये फंक्शन है, इस पर आपने ऑपरेटर वर्क किया, ऑपरेटर लगाया। अब ऑपरेटर लगाने के बाद फंक्शन पर आपको अगर जो वैल्यू मिल रही है तो वो वैल्यू अगर इस प्रकार है कि वापस से आपको सेम फंक्शन मिल जाए। क्या मिल जाए? वापस से आपको सेम फंक्शन मिल जाए और साथ में एक वैल्यू मिले जो कि क्या हो? कांस्टेंट हो। ये जो चीज है कांस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब वैल्यू कांस्टेंट ही होनी चाहिए। अगर वैल्यू कांस्टेंट नहीं है तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपने एक फंक्शन पर ऑपरेटर लगाया और जो रिजल्ट मिला वो आपको क्या मिला कि सेम फंक्शन मिल गया, साथ में मल्टीप्लाई में कांस्टेंट वैल्यू मिल गई। तो अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये आइगन फंक्शन है। किसके लिए? ऑपरेटर ए के लिए। तो यहाँ पर आइगन फंक्शन ऐसा नहीं है कि एक फंक्शन है वो आइगन फंक्शन है तो हमेशा आइगन फंक्शन है, ऐसा जरूर नहीं है। अगर ये फंक्शन आइगन फंक्शन है तो पर्टिकुलर ऑपरेटर की बात होगी कि इस ऑपरेटर के लिए तो आइगन फंक्शन है और इस ऑपरेटर के लिए आइगन फंक्शन नहीं है। तो आइगन फंक्शन हमेशा जुड़ा रहेगा आइगन ऑपरेटर से। और अगर ऑपरेटर लगाने के ऑपरेट करने के बाद अगर ये आइगन फंक्शन है तो ये इस तरह की इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पर वो आपसे क्या पूछेगा कि कौन सा आइगन फंक्शन है, कौन सा आइगन फंक्शन नहीं है, एक पर्टिकुलर ऑपरेटर दे देगा। या फिर वो कहेगा कि ये आइगन फंक्शन है, ये आइगन ऑपरेटर है, बताओ आइगन वैल्यू क्या होगी। तो ये आइगन ऑपरेटर हो गया, ये आइगन फंक्शन हो गया और ये आइगन वैल्यू कहलाती है। जो कांस्टेंट है, कंडीशन क्या है? कांस्टेंट होनी चाहिए। ये आइगन वैल्यू कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आइगन वैल्यू। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे शीट में क्वेश्चन दे रखे हैं, इस पे शीट में आप देखेंगे इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे गए। अब यहाँ पर हम मेनली एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए मेन जो क्वेश्चन बनेगा वो एग्जाम्पल पे बनेगा। तो एग्जाम्पल जो सबसे ज़्यादा आपके पूछा गया वो आपके यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है। इसकी फॉर्म चेंज कर सकता है वो, लेकिन बेसिक यही है। अब जैसे मान लीजिए के की जगह वो कुछ और लिख दे या आयोटा ना भी दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या करा, डी बाई डी एक्स करा, तो डी बाई डी एक्स का मतलब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, अवकलन कर रहा हूँ। किसका? ई की पावर आयोटा के एक्स। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि अगर ई की पावर आयोटा के एक्स दे रखा है तो यहाँ पर आप इसको ऐसे देखिए कि आयोटा के एक्स का अगर आप डिफरेंशिएशन करें तो इसको आप ऐसे समझो कि एक तो ई की पावर जो है वो पूरी की पूरी एज इट इज आएगी, इसको आप ऐसे समझ लो। और उसके बाद जो अंदर की जो वैल्यू है जो ऊपर पावर में है, अब अगर आयोटा के एक्स का डिफरेंशिएशन करना होता आपको एक्स के रेस्पेक्ट में, तो होता क्या है कि एक्स की जो पावर है वो -1 हो जाती है। क्या हो जाती है? -1। तो x की पावर मैंने -1 करी तो ये 1 की पावर -1 0 हो गया, तो क्या बच गया? आयोटा के। तो ये आयोटा के बच गया। या सिंपल अगर मैं बात करूं कि जैसे मान लीजिए x की पावर n है, इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर क्या है? n। तो यहाँ पर इसका जो डिफरेंशिएशन आता है वो आता है n x की पावर n-1, ये डिफरेंशिएशन आता है। समझ में आ रही बात? तो ये वैसे की वैसे। और यहाँ पर अगर कोई कांस्टेंट है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि d
ए की पावर ए एक्स की पावर एन, ये मैंने कर दिया, मतलब ए कांस्टेंट ले लिया यहाँ पर। ए कांस्टेंट का मतलब एक्स के रेफरेंस में वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर ए साथ में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एन ए एक्स की पावर एन माइनस वन, तो ये आपके यहाँ आ जाएगा। तो वैसे के वैसे हमने क्या देखा कि आयोटा के एक्स है तो एक्स की पावर कितनी है। अब देखिए आयोटा के तो कांस्टेंट हो गया, जैसे मैंने वहाँ ए लिख रखा है, और एक्स की पावर वन है, तो अब आप क्या करेंगे कि जो कांस्टेंट है वो तो वैसे का वैसा है। अब जैसे मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स, और ये हो गया आयोटा के एक्स, ऐसे लिख देता हूँ ब्रैकेट में। तो आयोटा के तो कांस्टेंट है, तो मैंने कांस्टेंट को ऐसे कैसे लिख दिया आयोटा के। अब x की पावर कितनी है, कुछ नहीं दे रखा, मतलब वन है, तो वन आगे आके मल्टीप्लाई होगा, मतलब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और x की पावर वन, जो भी वैल्यू उसमें से वन, तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि अगर मैं करूँ तो वन मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मैंने क्या करा n को आगे लिखा है, तो n कितना है वन, और फिर मैंने कहा x की पावर n माइनस वन, तो वन माइनस वन कितना हो गया जीरो। तो फाइनली क्या आएगा आयोटा के, फाइनली क्या आएगा आयोटा के। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये आपके अगर e की पावर में तो ऐसे कैसे ये आएगा, और आगे क्या आएगा इसका आपने डिफरेंशिएशन करा तो आयोटा के आ गया। अब यहाँ पर आयोटा भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, तो फाइनली आपको क्या वैल्यू मिल गई e की पावर आयोटा के एक्स। तो ये तो ऐसे इट इज सेम हो गया इससे, ये तो क्या हो गया इससे सेम हो गया, मतलब ये तो हम कह सकते हैं साई साई हो गए। अब जो आगे वैल्यू आ रही है ये कांस्टेंट है, इसका मतलब ये आइगन इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, समझ आई बात। तो वो क्या पूछेगा कि e की पावर आयोटा के एक्स जो है वो आइगन फंक्शन है या नहीं, किसके लिए डी बाई डी एक्स के लिए, तो आप कहेंगे आइगन फंक्शन है। फिर वो ऐसे पूछ सकता है कि e की पावर आयोटा के एक्स है और ये ऑपरेटर डी बाई डी एक्स, आइगन वैल्यू क्या होगी, तो आइगन वैल्यू क्या आएगी आयोटा के, समझ में आई बात। अब यहाँ पर नीचे मैंने क्या करा माइनस लगा दिया, बात वैसी की वैसी है, तो माइनस लगा दिया तो कुछ नहीं माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा के e की पावर माइनस आयोटा के एक्स। अब यहाँ पर अगर एक स्टेप मैं आगे लेके जाऊँ, तो जब एक स्टेप आगे जाएंगे तो वहाँ पर क्या कर सकते हो आप, इसको दोबारा कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने एक ऑपरेटर दिया है, अगर वो इस टाइप से लिखता है, जैसे मान लीजिए वो ऐसे लिख रहा है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब वो दो बार डिफ्रेंशिएशन करना चाह रहा है। तो अगर मान लीजिए मैं इसी की बात करूँ तो डी की पावर, अगर वो मान लीजिए ऐसे लिखता है डी स्क्वायर, और यहाँ मैंने लिख दिया ब्रैकेट में ई की पावर आयोटा के एक्स, वो ये पूछना चाह रहा है कि भाई ये आइगन फंक्शन है या नहीं, डबल डिफरेंशिएशन कर रहा है। तो आपको क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएशन करना आपको आता है, अब इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो जब आप इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए क्या आएगा, इसी का अगर मैं दोबारा डिफरेंशिएशन करूं तो यहाँ लिख देता हूं, अब ये तो कांस्टेंट है, इसका तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, इसी का आप वापस से करोगे तो आयोटा के वापस से आगे आ जाएगा, तो आयोटा के मल्टीप्लाई बाय आयोटा के ई की पावर आयोटा के एक्स, ये आ गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको कांस्टेंट को छोड़ दूं, इसका अगर मैं करूंगा तो इसका क्या आ जाएगा आयोटा के ई की पावर आयोटा के एक्स, ऐसा कैसे आ जाएगा, और आयोटा के पहले था तो उसको मल्टीप्लाई में मैंने छोड़ दिया। तो फाइनली क्या हो गया, ये आई स्क्वायर के स्क्वायर ई की पावर आयोटा के एक्स। तो ये आप देखेंगे ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन में भी क्या आ रहा है आइगन फंक्शन आ रहा है। अब आपको मैंने बताया था आयोटा क्या होता है, आयोटा की वैल्यू होती है रूट माइनस वन, तो रूट माइनस वन का जब आप स्क्वायर करोगे आयोटा स्क्वायर तो वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस वन। तो फाइनली हो गया माइनस के स्क्वायर ई की पावर आयोटा के एक्स, तो ये आ जाएगा आपके। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखना कि जब मैंने एक बार डिफरेंशिएशन करा था तो आयोटा के जो की थी वो क्या थी आइगन वैल्यू थी, लेकिन जब मैंने डबल डिफरेंशिएशन करा तो माइनस के स्क्वायर जो है वो क्या है आपके आइगन वैल्यू है। समझ में आ रही बात, हालांकि डबल डिफरेंशिएशन पूछा नहीं गया है, लेकिन मैंने केवल आपको समझाने के लिए जो एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे गए वो मैंने आपको यहाँ पर कवर करने की कोशिश करिए, वरना कोई लिमिट नहीं है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की। समझ आ रही बात, तो यहाँ पर मैंने इसको बता दिया, यहाँ माइनस तो एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर आप दोबारा करेंगे तो दोबारा अगर आप इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस के वापस आ जाएगा, तो माइनस के क्या हो जाएगा, इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा के और ब्रैकेट में माइनस आयोटा के, ये स्क्वायर हो गया, और ये हो गया ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स। तो अब आप देखेंगे माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, तो प्लस क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स। अब आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, तो कहने का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू भी सेम ही आएगी, माइनस के स्क्वायर ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स। तो कहने का मतलब है इसकी आइगन वैल्यू भी माइनस के स्क्वायर आ रही है और इसकी भी माइनस के स्क्वायर आ रही है डबल डिफरेंशिएशन पे, लेकिन सिंगल डिफरेंशिएशन पे इसकी आयोटा की आ रही है और इसकी माइनस आयोटा की आ रही है। अब इसके बाद जो सिंपल आपके एग्जाम में शीट में क्वेश्चन दे रखा है उससे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया है डी ई की पावर ए एक्स। अब यहाँ पर मैं आयोटा के फॉर्म में ले रहा था, यहाँ सिंपल ए एक्स ले लिया। अब देखिए यहाँ पर के कांस्टेंट था और यहाँ पर ए कांस्टेंट है,
तो आपको जब e की पावर ax दे रखा है तो आपको क्या करना है, जो कांस्टेंट है वो आगे आ जाएगा, या कांस्टेंट की जगह आप इसको ऐसे देखो कि अगर मुझे ax का डिफरेंशिएशन करना होता, किसका करना होता, ax का, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ d/dx ax, तो आपको क्या करना होता है, जो कांस्टेंट है उसको तो ऐसे कैसे लिख दो, तो मैंने a ऐसे कैसे लिख दिया, और x का जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो x का कैसे आएगा कि x की जो पावर है वो आगे आ जाएगी और उसकी पावर में से -1 होगा, तो उसकी पावर जो है x की पावर 1 थी वो आगे आ गई, और 1 - 1 क्या हो गया, 0, तो फाइनली a बच गया। तो आपको अगर याद रखना हो तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x² का होता है 2x, ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं कि जैसे 2 की पावर आगे आ गई और 2 में से माइनस हुआ तो 2x आ गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर e की पावर ax है तो ax का डिफरेंशिएशन a होगा जो कि यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद e की पावर ax ऐसा कैसे यहाँ लिखने में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि d e की पावर ax का अगर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो क्या वैल्यू आ रही है, a e की पावर ax। तो अगर आपसे पूछे कि भाई इसके लिए आइगन वैल्यू क्या होगी तो आप क्या कहोगे, a इसकी आइगन वैल्यू है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि अगर वो ऐसे दे दे e की पावर ax स्क्वायर, समझ में आ रही बात, यहाँ पर अभी तक x की पावर a की चल रही है और ये डिफरेंशिएशन दे रखा है d/dx, तो अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ax स्क्वायर का आपको डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 2ax, यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 2x, क्यों, क्योंकि ax का डिफरेंशिएशन a था और ax स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर आप देखेंगे तो 2x हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर तो 2x होता है, तो 2ax तो बाहर आ गया और उसके बाद एज इट इज आ जाएगा e की पावर ax स्क्वायर। अब यहाँ पर आप एक जो चीज़ देखेंगे वो ये है कि ये जो हम कह रहे थे कि आयोटा के माइनस आयोटा के a ये सारी कांस्टेंट वैल्यू थी, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर x आ चुका है, क्या आ चुका है, x आ चुका है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। इसका मतलब कि e की पावर ax स्क्वायर अगर मैं कहूँ तो ये आइगन फंक्शन नहीं है, समझ में आ रही है बात। तो अगर आपको e की पावर में दे रखा है तो आप ऐसे देखिए कि अगर e की पावर में x आ रहा है और x की पावर 1 है तो वो आइगन फंक्शन में चले जाएगा सिंगल डिफरेंशिएशन के लिए, ठीक है, और अगर x की पावर 1 से ज़्यादा कर दी तो फिर वो आइगन फंक्शन नहीं होगा, समझ में आ रही बात। तो ये आपके e की पावर वाले ही पूछे गए एग्जाम में, इसलिए मैंने बेसिक जो फोकस है वो इसी पे रखा है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, तो मैं और कोशिश करूँगा उसको समझाने की, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर साइड में और लिख दिया कि अगर एग्जामिनर पूछना चाहे तो, या आपको नॉलेज के लिए पूछना चाहे तो यहाँ पर अगर साइन एक्स है तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा, और कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होगा। तो ये आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। अब यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि भाई साइन एक्स जो है वो आइगन फंक्शन है या नहीं, तो आप क्या देख रहे हैं कि भाई यहाँ तो फंक्शन ही चेंज हो गया, जबकि फंक्शन क्या आने चाहिए थे, सेम आने चाहिए थे, तो आइगन फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर मैं डबल डिफरेंशिएशन कर दूँ, क्या कर दूँ, डबल डिफरेंशिएशन d²/dx², तो आप क्या करते हो, 2 बार करते हो। तो आपने एक बार साइन का करा तो कॉस एक्स आ गया, और दोबारा से आप इसका करोगे तो दोबारा से देखिए कॉस का माइनस साइन है तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पर जब आप इनको कंपेयर करोगे तो आप क्या देखोगे, स्टार्टिंग में फंक्शन है साइन एक्स और यहाँ पर भी साइन एक्स दे रखा है, ये साइन एक्स है, और यहाँ पर केवल माइनस है, इसका मतलब इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, -1। समझ में आ रही बात। तो साइन और कॉस सिंगल डिफरेंशिएशन के लिए आइगन फंक्शन नहीं है, लेकिन अगर डबल डिफरेंशिएशन दे रखा है तो उसके लिए आइगन फंक्शन हो जाएंगे, और इसके लिए आइगन वैल्यू क्या आ रही है, -1। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कॉस का मैंने सिंगल डिफरेंशिएशन करा तो माइनस साइन एक्स आ गया। अब मैं इसका मैं डबल डिफरेंशिएशन करूँ तो कॉस का तो माइनस साइन हो गया, और माइनस साइन जो है या सिंपल साइन कहूँ तो साइन का कॉस होता है तो माइनस एज इट इज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। समझ में आई बात। तो इसका भी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो आपको कम से कम e की पावर वाले और साइन और कॉस पता होने चाहिए। तो ये थी बात आइगन वैल्यू की। तो देखिए यहाँ पर ऑपरेटर जो है मेनली एग्जाम में d/dx के फॉर्म में ही पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपको ये वाले बता दिए। बहुत ज़्यादा इस पर क्वेश्चन नहीं बने हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन बने वो e की पावर ax या e की पावर इस टाइप से बने, तो मैंने आपको सारा बता दिया। आयोटा के x लेंगे तो क्या होगा, डबल डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे तो क्या होगा, और सिंपल जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि अगर e की पावर में x है सिंपल तो वो आइगन फंक्शन में चला जाएगा, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर है या एक्स क्यूब है तो वो आइगन फंक्शन में नहीं जाएगा। अब देखिए आगे दे रखा है एवरेज वैल्यू और एक्सपेक्टेशन वैल्यू।
देखिए यहाँ पर एवरेज वैल्यू अगर आपको ध्यान हो तो हमने वहाँ पर भी पढ़ा था बोर एटॉमिक रेडियस में, वहाँ पर एक एवरेज वैल्यू थी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू जिसको हम कह रहे थे, और एक बोर रेडियस थी जिसको मैंने मोस्ट प्रोबेबल कहा था। तो यहाँ पर एवरेज वैल्यू को बेसिकली इससे बताते हैं, ठीक है, इस फॉर्म में बताते हैं। और इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा नहीं गया है, साई स्टार ए साई डीटो अपॉन साई स्टार साई डीटो इंटीग्रेशन फॉर्म में। यहाँ ए पे कैप लगा हुआ है, नोट्स में आप लगा लेना कैप। कैप का मतलब वो आपके ऑपरेटर को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइपिंग एरर हो जाती है कई बार। तो साई स्टार ए साई डीटो अपॉन साई स्टार साई डीटो, तो ये आपके एवरेज वैल्यू की एवरेज और एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला। देखिए बहुत सिंपल है, साई नीचे साई साई आ रहा है, पहले स्टार है बिना स्टार के बाद, फिर यहाँ पर साई और साई आ रहा है, बस बीच में एक कैप है। बहुत सिंपल है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में ज़्यादा पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर पूछ ले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट दे रहेगा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, ये एग्जाम में पूछा गया है। नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन की जो कंडीशन होती है ये एग्जाम में पूछी गई है। क्या कंडीशन है? साई आई स्टार डीटो इक्वल्स टू 1। अब देखिए स्टार जो होता है वो उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को बताता है। क्या बताता है? उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को बताता है। स्टार यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। साई आई स्टार डीटो इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर नॉर्मलाइज वेव फंक्शन की कंडीशन क्या है कि इंटीग्रेशन के अंदर क्या है, साई आई स्टार डीटो इक्वल्स टू 1। ये आपके स्पेस एलिमेंट को बताता है। किसको बताता है? स्पेस एलिमेंट को। तो इसकी वैल्यू जो है वो 1 आती है। इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में इसका फिजिकल मीनिंग समझाऊं तो आप इसको ऐसे समझो कि ये एक रूम है और ये एक मार्कर है। तो इस मार्कर के इस पूरे रूम के अंदर पाए जाने की जो प्रायिकता है वो कितनी होनी चाहिए? 1। भाई पूरा अगर मैं इस रूम को कवर कर लूँ तो ये मार्कर के पाए जाने की प्रायिकता कितनी होनी चाहिए? 1। ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट भी आते हैं कई बार ये कंडीशन को फॉलो करने के लिए, अभी हम आगे देखेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन की जो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन की जो कंडीशन है वो आपको ध्यान रखनी है। क्या कंडीशन है? साई आई स्टार डीटो इक्वल्स टू 1। स्टार मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है। जैसे मान लीजिए एक में आपके आयोटा है तो वो आपके कॉम्प्लेक्स वैल्यू होती है जिसके अंदर -1 आता है। तो एक में आपके प्लस आयोटा हो जाएगा, एक में माइनस आयोटा हो जाएगा। ज़्यादा कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है, ज़्यादा मैथ्स में जाने की जरूरत नहीं है, ये आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। इसके बाद ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन, इसका जस्ट अपोजिट ही होता है। जैसे नॉर्मल का एबनॉर्मल होता है वैसे यहाँ पर नॉर्मलाइज वेव फंक्शन का क्या है? ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन है। तो ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन में क्या है? देखिए यहाँ पर आई और आई थे, यहाँ पर आई और क्या हो जाएंगे? जे हो जाएंगे। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। साई आई साई जे स्टार डीटो इक्वल्स टू 0 लिख सकते हो, या फिर साई आई स्टार साई जे डीटो इक्वल्स टू 0। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? यहाँ दोनों सेम थे, एक में स्टार था, यहाँ दोनों अलग हैं, दोनों में से किसी पे भी स्टार आप शो कर सकते हो, इक्वल टू 0 आई की वैल्यू। तो अगर वैल्यू 1 है तो नॉर्मलाइज की कंडीशन है, और अगर वैल्यू 0 है तो ऑर्थोगोनल की कंडीशन है। अब इन दोनों को मिला के एक हाइब्रिड कंडीशन अगर हम बात करें तो उसको हमने ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन कह दिया। ऑर्थोनॉर्मल की कंडीशन क्या है कि साई आई साई जे स्टार डीटो इक्वल्स टू 1। ये 1 कब है? जब आई जे बराबर है। और साई आई साई जे स्टार डीटो इक्वल्स टू 0 कब है? जब आई और जे बराबर नहीं है। तो जब दोनों बराबर हो गए तो नॉर्मलाइज की कंडीशन हो गई, और जब दोनों अलग अलग हो गए तो ऑर्थोगोनल की कंडीशन हो गई। अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ फॉलो हो रही है तो उसको हमने कहा ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन। अब देखिए लास्ट टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स का, 1 डायमेंशनल बॉक्स, जिसको शॉर्ट में 1D बॉक्स भी हम कह देते हैं। अब देखिए 1 डायमेंशनल बॉक्स, अब देखा जाए तो बॉक्स जब हम कहते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज आती है 3D, लेकिन यहाँ पर 1 डायमेंशन को हम बॉक्स क्यों करें? देखिए बॉक्स का इमेजिनेशन यहाँ पर यह है कि आपने उसको ब्लॉक कर दिया। जैसे मान लीजिए बॉक्स में हम कुछ रख रहे हैं तो वहाँ पर वो पैक हो गया। वैसे यहाँ पर 1D बॉक्स हम क्यों कह रहे हैं कि जब हम उसमें पार्टिकल की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो वो उसमें ब्लॉक हो गया है। मतलब अगर कोई पार्टिकल अंदर है तो अंदर तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो वो अंदर क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। लेकिन बाहर या वॉल पे क्योंकि पोटेंशियल इनफाइनाइट है तो वो बाहर नहीं जा सकता। तो पार्टिकल जो है वो इसके अंदर ही क्या कर रहा है? मूवमेंट शो कर रहा है। मतलब वो उस बाउंड हो गया उसके अंदर मूवमेंट करने के लिए। इसलिए हमने क्या कहा? पार्टिकल इन 1D बॉक्स। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन जो पूछे गए वो ये है कि ये पार्टिकल जो है कहाँ से कहाँ तक गति करता है? तो वहाँ दे रखा है x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू a तक। तो देखिए कई बार फॉर्मूले में a की जगह l भी काम में आ जाता है, लेकिन आप ध्यान रखना यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू a दे रखा है। तो आपने क्या देखा कि जो मूवमेंट हो रहा है वो x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू a तक हो रहा है। दूसरी बात, अंदर जो है पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, v का मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और वॉल पे और बाहर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इनफाइनाइट है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा गया है x की रेंज। इसके बाद अगर मैं बात करूं वेव फंक्शन की, तो जो वेव फंक्शन है साई, वो पूछा जा सकता है कि साई का फॉर्मूला क्या होगा। तो साई का फॉर्मूला क्या है?
√2 अपॉन ए का मतलब क्या है कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो है, ठीक है। √2 अपॉन ए साइन n पाई x अपॉन ए, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। साई का फॉर्मूला क्या है, √2 अपॉन ए साइन n पाई x अपॉन ए। तो ये तो पूरे फॉर्मूले की बात हो गई। और अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था कि नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन के लिए नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट भी कई बार इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर अगर वो पूछ ले कि भाई नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, तो ये जो √2 अपॉन ए है ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, समझ मेरी बात। तो ये तो पूरी हमने साई की वैल्यू कह दी, साई की वैल्यू क्या है, √2 अपॉन ए साइन n पाई x अपॉन ए। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या कहेंगे, √2 बाई ए। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। अब बात आती है एनर्जी के फॉर्मूले की। तो देखिए यहाँ पर एनर्जी के फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत टिपिकल नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है कि ई जो है एन का मतलब एन की जो भी वैल्यू की उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ma²। कई बार वो मेंशन कर देता है कि भाई बॉक्स की लेंथ एल है तो ए की जगह एल आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने क्या देखा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ma²। अब यहाँ पर आप क्या देखोगे कि एन की जब आप वैल्यू चेंज करोगे तो यहाँ पर फॉर्मूला जो है एनर्जी का वो चेंज हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि एनर्जी का जो कॉमन फॉर्मूला है वो है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ma²। तो ये तो फिक्स हो गया, एच स्क्वायर अपॉन 8ma², ये तो फिक्स हो गया। अब चेंज क्या होगा, एन की वैल्यू। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है कि अगर एन क्या है, एनर्जी लेवल, एन का मतलब क्या है, एनर्जी लेवल। एन की वैल्यू 1 2 3, तो एन की वैल्यू 1 से शुरू होगी। एन की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, 1 से, 1 2 3 डैश डैश डैश। तो यहाँ पर आपके दे रखा है E1 का मतलब जब n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 से शुरू होगी, ध्यान रखना। तो जब E1 है तो n की वैल्यू आपने 1 कर दी, तो जब आप 1 करोगे तो फॉर्मूला क्या हो गया, एच स्क्वायर अपॉन 8ma²। उसके बाद आपने कहा E2 है तो n की वैल्यू आपने 2 कर दी। अब क्योंकि 2 का स्क्वायर आएगा तो क्या आ जाएगा, 4h स्क्वायर अपॉन 8ma²। इसके बाद n की वैल्यू मैंने 3 कर दी तो यह क्या हो जाएगा, 9h स्क्वायर अपॉन 8ma²। उसके बाद n की वैल्यू मैंने 4 कर दी तो क्या हो जाएगा, 16h स्क्वायर अपॉन 8ma²। किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर E4 क्या हो गया, 16h स्क्वायर अपॉन 8ma²। अब ये तो हमने बात कर ली एनर्जी की वैल्यू, E1 E2 E3 E4। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि h स्क्वायर अपॉन 8ma² तो फिक्स है। जो भी आपके नंबर होगा n की वैल्यू उसका स्क्वायर करके आगे लगाना है। कैसे, 1 है तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही रह जाएगा, 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, 4 है तो 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए एक कंसेप्ट होता है 0 पॉइंट एनर्जी का, स्पेक्ट्रोस्कोपी में ज़्यादा आता है। 0 पॉइंट एनर्जी का मतलब ये है कि जो मिनिमम से मिनिमम एनर्जी होती है सिस्टम की उसको 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं। तो हमने क्या कहा कि n की वैल्यू कम से कम 1 होनी चाहिए, इससे कम नहीं हो सकती। तो जब हमने मिनिमम से मिनिमम n की वैल्यू रखी n1 तो उसकी जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है एच स्क्वायर अपॉन 8ma²। तो यही हमारी क्या है, 0 पॉइंट एनर्जी है। इसको मैंने ई से रिप्रेजेंट कर दिया। किससे रिप्रेजेंट कर दिया, ई से। हालांकि ई और E1 की वैल्यू सेम हो गई है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि 0 पॉइंट एनर्जी क्या आ रही है, एच स्क्वायर अपॉन 8ma²। या मैंने आपसे कहा था कि ये कांस्टेंट भी है। तो 0 पॉइंट एनर्जी अगर आपसे कोई पूछता है 1 डायमेंशन बॉक्स के लिए तो वो हो जाएगी एच स्क्वायर अपॉन 8ma²। अब यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन वो 2 तरीके से पूछ सकता है। या तो सीधे सीधे से पूछे एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, तो एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ma²। या फिर वो पूछे कि एन की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू 2 है, एन की वैल्यू 3 है, इसके लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये आपके 1 2 3 के हिसाब से हो जाएगा। 0 पॉइंट एनर्जी का फॉर्मूला पूछे तो ये हो जाएगा। अब कई बार वो ट्रांजिशन के लिए पूछता है। ट्रांजिशन के लिए कैसे, कि सिस्टम जो है या पार्टिकल जो है वो एनर्जी लेवल 1 से एनर्जी लेवल 2 पे जा रहा है, तो एनर्जी में चेंज क्या होगा, या कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, या कितनी एनर्जी का ट्रांजिशन होगा। तो वहां पर मैंने क्या करा कि E1 जो है पहले इसको मैंने किसके फॉर्म में लिख दिया, 0 पॉइंट एनर्जी के फॉर्म में लिख दिया। तो E1 को मैंने E लिख दिया, E2 को मैंने 4e लिख दिया, E3 को मैंने 9e लिख दिया और E4 को मैंने 16 लिख दिया। देखिए करा कुछ नहीं है। ये E1 था, इसको मैंने E कह दिया तो E1 E के बराबर हो गया। E2 था, इसको मैंने E कह दिया तो ये हो गया 4e, ये हो गया 9e, ये हो गया आपके 16e। समझ में आ रही बात, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब ट्रांजिशन की बात होती है तो ट्रांजिशन कैसे, 2 और 1 के बीच में, किसके बीच में, 2 और 1 के बीच में। तो 2 और 1 के बीच में अगर मैं बात करूं तो 2 - 1 करूं तो 4e - e कितना आ गया, 3e आ जाएगा। समझ में आ रही बात। 3 और 2 के बीच में ट्रांजिशन की बात करूं तो 3 - 2, 9 - 4 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 4 - 3 करूं तो ये 16 - 9 क्या हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। अब ये मैंने सिंपल फॉर्म में लिख रखे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई आपसे पूछे कि एनर्जी लेवल 1 और एनर्जी लेवल 2 के बीच में ट्रांजिशन होगा तो एनर्जी डिफरेंस कितना होगा, तो आपने क्या करा 3e। अब 3e की वैल्यू आपको पता ही है, तो ये हो जाएगा 3h² अपॉन 8ma²।
समझ में आ रही बात, ये ए स्क्वायर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपॉन 8ma²। तो कहने का मतलब ये है कि या तो वो सीधे सीधे एनर्जी लेवल का फॉर्मूला, या तो पूछ सकता है कि सिंपल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, या वो पूछ सकता है E1 E2 E3 का फॉर्मूला क्या है, या फिर वो पूछ सकता है कि 2 और 1 के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है तो उसके लिए एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, या ट्रांजिशन की एनर्जी क्या होगी। तो ये इस तरीके से आ जाएगा 3h² अपॉन 8ma², इसके लिए 5 आ जाएगा, इसके लिए 7 आ जाएगा। तो ये आप शीट में जब क्वेश्चन देखेंगे तो आप वहाँ सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। लास्ट जो पॉइंट इसमें दे रखा है वो है नंबर ऑफ नोट्स। तो जो नंबर ऑफ नोट्स है उसका सिंपल सा फॉर्मूला है n-1। क्या दे रखा है, n-1। तो अगर आपसे पूछे कि भाई n की वैल्यू इतनी दे रखी है और नंबर ऑफ नोट्स क्या होंगे, तो आपको क्या करना है, अगर n की वैल्यू 0 दे रखी, सॉरी n की वैल्यू अगर 1 दे रखी है तो नोट कितने हो जाएंगे 0, -1 कर दो, कुछ नहीं करना। n की वैल्यू अगर 2 दे रखी है तो नोट कितने हो जाएंगे 1, n की वैल्यू अगर 3 दे रखी है तो नोट कितने हो जाएंगे 2। समझ में आ रही बात। तो नोड का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या होती है, मिनिमम होती है, उसको नोड कहते हैं। समझ में आई बात। दूसरी बात ये है कि ये जो आपके पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स है, यहाँ पर ये क्वांटाइज सिस्टम है। क्वांटाइज सिस्टम का मतलब क्या होता है, जिसकी एनर्जी फिक्स होती है। तो हमने क्या देखा कि सिस्टम की एनर्जी फिक्स है, एनर्जी लेवल 1 था तो ये थी, एनर्जी लेवल 2 था तो ये थी, 3 था तो ये थी, 4 था तो ये थी। दूसरी बात, जो एनर्जी का गैप है वो सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हमने यहाँ निकाल के देखा 1 और 2 के बीच का गैप कितना है 3a 3e, 3 और 2 के बीच का गैप कितना है 5e, 4 और 3 के बीच का गैप कितना है 7e। तो कहने का मतलब जो एनर्जी गैप है वो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो वैसे वैसे एनर्जी गैप बढ़ता जा रहा है। तो ये थी बात पूरी क्वांटम मैकेनिक्स की। तो क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी कंप्लीट हो गई है। एटॉमिक स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स आपने मुझे भेज दी है, उसका हम जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन करेंगे। और आप जो है क्वांटम के क्वेश्चंस जो हैं एमसीक्यू उसको सॉल्व करिए, और जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे सेंड करिए। तो जल्दी से जल्दी हम क्वांटम मैकेनिक्स की जो प्रॉब्लम है वो भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि क्वांटम की प्रॉब्लम भी आप भेज दोगे तो वहाँ पर जो प्रॉब्लम है हम वही क्वेश्चन पहले से सिलेक्ट करके वही सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे करने का कोई मतलब नहीं है। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।